हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 1, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इनकम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में एक डायग्राम के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस चीज़ को पढ़ने से पहले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सबसे पहले जो ये बुक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें मैक्रो और इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले आपने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी, तो वहाँ पर आपने माइक्रो और इकोनॉमिक्स का मतलब भी पढ़ लिया होगा, तो वहीं से मैं इसको लिंक करता हूँ, वहीं से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ेंगे, फिर मैक्रो का मतलब पढ़ेंगे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब समझिए। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है, तो जब वहाँ पर हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेक करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते वक्त, तो उस स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट अपने स्केयर्ड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग लेगा जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, और किस तरीके से प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स की जिससे उसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, वो अपने स्केर्ड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। मतलब कहने वाला यह है कि कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करे अपने रिसोर्सेज को लेकर जो उसके पास स्केर्ड है, जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, और प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोडक्शन करेगा अपने स्केर्ड रिसोर्सेज के ज़रिए जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। स्केर्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सभी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं, लेकिन उनका जो सेटिस्फेक्शन, जो उनकी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो यही हमें स्टडी करना है कि कंज्यूमर अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करता है और प्रोड्यूसर अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करता है। तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा स्टडी करना कहलाता है इकोनॉमिक्स। अब जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके दो लेवल होते हैं स्टडी करने के। एक होता है इंडिविजुअल लेवल, स्पेसिफिक लेवल जिस भी बोलते हैं, और एक होता है एग्रीगेट लेवल जिसको हम टोटल लेवल भी बोलते हैं। इंडिविजुअल लेवल का मतलब होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कंजम्पशन करते समय कैसे बिहेव करता है और एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते समय कैसे बिहेव करता है, ठीक है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, ये कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है, हम वहाँ पर उसकी यूटिलिटी देखते हैं, ठीक है, और डिमांड को देखते हैं कि कितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है जब वो कंजम्पशन कर रहा है, और वो कितनी डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की, कैसे डिमांड करता है, ठीक है, कब कब डिमांड करता है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्या उसका नेचर रहता है, प्राइस के गिरने बढ़ने के अकॉर्डिंग क्या नेचर रहता है उसका, कब वो डिमांड करता है कब डिमांड नहीं करता। ये सब चीज़ें हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू, किस तरीके से वो मार्केट प्राइस अपना सेट करता है, किस तरीके से सप्लाई करता है, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की स्टडी एक लार्ज स्केल पर करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं, कंट्री लेवल पर करते हैं, मतलब पूरी कंट्री में जितने भी टोटल कंज्यूमर हैं वो टोटल मिला के कितना डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, आउटपुट कितना भी डिमांड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स कमोडिटी के लिए, और जो प्रोड्यूसर है वो टोटल कितना सप्लाई करना चाहते हैं, कितना वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं इन दोनों के, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल कंज्यूमर, टोटल डिमांड, टोटल प्रोड्यूसर, टोटल आउटपुट। तो हम जब ये पूरा का पूरा टोटल कंज्यूमर की डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करते हैं, पूरे कंट्री में कितने कंज्यूमर जो हैं वो टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ओवरऑल प्रोडक्ट्स की, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, ओवरऑल कमोडिटी की कितनी डिमांड चल रही है और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई चल रही है, जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है, जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी की जाती है एग्रीगेट लेवल पर, उसकी स्टडी बेसिकली गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट टोटल कंज्यूमर और टोटल प्रोड्यूसर की स्टडी क्यों करती है? वो इसलिए स्टडी करती है ताकि गवर्नमेंट को ये आइडिया लग पाए कि कंट्री लेवल पर टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, टोटल उस आउटपुट से कंपनी कितना इनकम जनरेट कर पा रही है, और उस इनकम को किस तरीके से
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कंट्री में आउटपुट के अकॉर्डिंग कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को दो ही चीज़ों से मतलब होता है, एक तो कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए और देश में इनकम का फ्लो और एम्प्लॉयमेंट लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्री में इनकम फ्लो करती रहे हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, हर एरिया में, और हर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए सभी लोगों के पास। तो ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट को तभी पता चल पाती हैं जब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ टोटल कंज्यूमर एंड टोटल प्रोड्यूसर एट कंट्री लेवल, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखो मेंशन भी किया हुआ है, माइक्रो का मतलब जो होता है वो है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट स्मॉल लेवल। जब हम स्मॉल लेवल पर पर्टिकुलर किसी एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट लार्ज लेवल। जब हम किसी एक कंट्री के सारे टोटल कंज्यूमर के बिहेवियर को और टोटल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो जो हमारी टोटल कंज्यूमर की, टोटल कस्टमर की जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड, अब यहाँ पर देखिए एग्रीगेट लेवल पर जितने भी हमारे कंट्री में टोटल कस्टमर होते हैं उनकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो टोटल डिमांड होती है, वो टोटल डिमांड कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड का मतलब जिसमें आपके लेबर भी आती है, जिसमें आपका जो फर्म होती है वो भी आती है, जिसमें आपके कंज्यूमर्स बेसिकली आते हैं, ठीक है, जिनको कंजम्पशन करना होता है, जो कंट्री में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड में आते हैं। फर्म जो कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। हाउस होल्ड में वो आते हैं जो फर्म में अपनी लैंड लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर हो गई, लैंड हो गई, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और जो बिज़नेस को शुरू करते हैं, इंटरप्राइजेज़ होते हैं, वो सारे हमारे हाउस होल्ड में आते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो होता है वो डिमांड साइड पर होता है और फर्म्स जो होती है वो सप्लाई साइड पर होती है। तो जो मनी का फ़्लो होता है, पहले मनी का फ़्लो कहाँ से जाएगा? हाउस होल्ड से। पहले मनी का फ़्लो क्या करेगा, या इसको कहीं से भी समझ लो, मनी का फ़्लो हाउस होल्ड से फर्म के पास जाएगा, फिर वही फर्म से मनी का फ़्लो हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो यही चीज़ हमने समझनी है कि मनी का फ़्लो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे चलता है। इन दोनों के बीच में ही चलता है फ़्लो ऑफ इनकम। फ़्लो ऑफ इनकम कह लो या फ़्लो ऑफ मनी कह लो, चलता हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अब इसके आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे हाउस होल्ड और फर्म का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले शीट पे, इस वाले स्टेप पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन स्टडी करता है और हम उसमें क्या स्टडी करते हैं। चलिए अब इस डायग्राम के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ इनकम मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बेसिकली क्या होते हैं? जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड पार्ट कौन सा होता है? हाउस होल्ड वो पार्ट होता है जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब जो फर्म होती हैं उन्हें वो सर्विसेज देता है जिनकी हेल्प से एक फर्म प्रोडक्शन करती है गुड्स और सर्विसेज का। एक फर्म को गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा और कोई ना कोई पर्सन चाहिए होगा जो फर्म को खड़ा करे, फर्म को एस्टेब्लिश करे। कोई ना कोई तो फर्म की शुरुआत करेगा। तो इंटरप्राइजेज हो गया जो फर्म की शुरुआत करता है। कैपिटल इन्वेस्टर हो गए जो पैसा लगाते हैं। लैंड लगाने वाले हैं। जो लेबर हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए जो उस फर्म में काम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हाउस होल्ड में जो लैंड ओनर हैं या जो लेबर है या कैपिटल है, इंटरप्राइजेज है, ये चारों लोग मिलकर क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2 स्टार बने हुए हैं उनके बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हाउस होल्ड इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज हु गिव्स दीज सर्विसेज टू द फर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो स्टेप नंबर 1 भी मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हाउस होल्ड की तरफ से क्या जाएगी? फर्म के पास सर्विसेज जाएंगी। ठीक है, ये फर्म की शुरुआत कौन करता है? जो इंटरप्राइजेज होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्योगपति होता है, वो फर्म की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर की तरफ से फर्म स्टार्ट होगी, फिर उसकी तरफ से कैपिटल लगाया जाएगा, फिर लेबर लगाई जाएगी, फिर लैंड लगाया जाएगा। ये हाउस होल्ड के चारों एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद फर्म क्या करेगी? अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे फर्म क्या करेगी? जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये गुड्स और सर्विसेज क्या करेगी? फर्म हाउस होल्ड को दे देगी और हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या आएगा? पैसा। जब ये गुड्स और सर्विसेज इनके पास जाएंगी तो फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा।
तो फर्म के पास क्या आ जाएगा, पैसा कैसे आएगा, जब फर्म की तरफ से गुड्स और सर्विसेज मार्केट में जाएगा होलसेलर के पास, तो फर्म के पास होलसेलर से क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा फर्म के पास। फिर फर्म क्या करेगी, जो पैसा फर्म के पास गुड्स और सर्विसेज के पहुंचाने से आया है, पहले गुड्स और सर्विसेज मार्केट में जाती है और मार्केट में जाने के बाद कंज्यूमर के पास नहीं, मार्केट में होलसेलर के पास। तो जैसे ही गुड्स और सर्विसेज मार्केट में जाती है फर्म के पास पैसा आ जाता है। फिर फर्म क्या करती है, उस पैसे में से जो पैसा उसने लैंड को यूज़ किया एज अ रेंट, लैंड वाले जो लैंड के ओनर हैं उसको रेंट दे देती है। फिर जो लेबर का इस्तेमाल किया, लेबर को क्या दे देती है, वेजेस दे देती है। फिर जिन्होंने पैसा लगाया फर्म में उसको क्या दे देती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे देती है। उसके बाद जितने भी खर्चे पे करने के बाद, खर्चों में से खर्चे निकालने के बाद फर्म के पास जो पैसा बचता है वो किसके पास चला जाता है, एंटरप्राइजेज जो फर्म का मालिक है उसके पास प्रॉफिट चला जाता है। तो जब ऊपर से सर्विसेज फर्म के पास आई तो हम उसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जब फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके पैसा कमाया तो उस पैसे का फर्म क्या करती है, तो पहले फर्म क्या करती है, जब गुड्स और सर्विसेज का तैयार करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करती है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करती है, जैसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है, फर्म के पास जनरेशन ऑफ इनकम होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन द फर्म सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज टू द मार्केट, पहले मार्केट के पास जाती है गुड्स और सर्विसेज, फर्म के पास, फर्म से मार्केट के पास गई गुड्स और सर्विसेज, तो फर्म के पास क्या आया, जनरेशन ऑफ इनकम, फर्म के पास इनकम का जनरेशन हो जाता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से। और उस जनरेशन ऑफ इनकम के बाद हमें क्या करना होता है, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे पहला पार्ट लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ इनकम पार्ट 1, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पार्ट 2। तो पहला पार्ट ये हो गया कि गुड्स और सर्विसेज जब फर्म ने हाउस होल्ड के मार्केट के पास पहुँचाई तो इनकम का जनरेशन हुआ। फिर उसके बाद इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसके बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किए थे, लैंड को मिला रेंट, लेबर को मिला वेजेस, कैपिटल लगाने वाले को मिला इंटरेस्ट और इंटरप्राइजेस को मिला प्रॉफिट। तो ये हो गई फैक्टर पेमेंट। जब ये फैक्टर पेमेंट पहुंचेगी हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड क्या करेगी, अब हाउस होल्ड वालों के पास पैसा आ गया, लेबर के पास पैसा आ गया, हम जैसे आम इंसान के पास पैसा आ गया जो फैक्ट्री जो फर्म के लिए काम कर रहे थे। अब हम लोग उस पैसे का क्या करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या हम उसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई या तो हम पैसा खर्च कर देंगे या फिर हम बैंक में जमा करा देंगे। तो इसीलिए अब क्या करना कर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया फैक्टर सर्विसेज, दूसरा पार्ट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, तीसरा पार्ट हो गया फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा पार्ट हो जाएगा जब पैसा हाउस होल्ड के पास पहुंच जाएगा तो वही पैसा फर्म क्या करेगी, वही हाउस होल्ड क्या करेंगे, उसी पैसे को दोबारा से किसके पास दे देंगे, फर्म के पास। क्योंकि जो फर्म ने गुड्स बनाई हैं उन्हीं गुड्स को तो वही हाउस होल्ड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। भाई जो सर्विसेज हम ओवरऑल कंट्री की फर्म्स को दे रहे हैं और वही फर्म्स जो गुड्स को बना रही हैं, तो वही गुड्स जो फर्म बनाएगी वही तो हाउस होल्ड को देगी, वही तो लेबर को देगी, वही तो फैमिली पर्सन्स को देगी जो फर्म के लिए काम कर रही हैं। तो चौथा स्टेप होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्ट इनकम डिस्पोजिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने देखा कि जो मनी का फ्लो हो रहा है, जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, तो उसमें पहले सबसे पहला फेज़ क्या आता है, when goods and services supplied to the market, then first step is generation of income, and after that when the firm receive money from the market, then that generation of income will be distribution of income among the factor services। और उसके बाद जब वो फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज के पास पहुंच जाती है तो वही फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस पैसे को क्या करती हैं, गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मनी का फ्लो पहले मनी जनरेट होती है, फिर वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर वो कंजम्पशन में चली जाती है। तो इसी तरीके से फर्म के पास पैसा हाउस होल्ड के पास जाता है, हाउस होल्ड से पैसा फर्म के पास आता है, यही मनी क्या होती है, इकोनॉमी में फ़्लो होती रहती है। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन को और पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन के ज़रिए इसको पूरे फ्लो को हम समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू साइकिल, ये बेसिकली क्या है, साइकिल है, ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। और इस साइकिल से हमें क्या दिखाया देखने को मिल रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम का जनरेशन होता है गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने से। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जब फर्म के पास पैसा आ जाता है तो फर्म क्या करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनकम का आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पहुंचता है फाइनली, जो हमारा जो फैक्टर सर्विसेज के पास हमारी ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है फर्म से, तो वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज क्या करती हैं, उस पैसे को कंजम्पशन में लगा देती हैं। किसमें, गुड्स और सर्विसेज में, जो फर्म प्रोड्यूस करती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन।
ठीक है। तो यहाँ से फिर उसके पास क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। जब फर्म के पास से गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में सप्लाई होती है, एग्रीगेट सप्लाई फर्म की तरफ से, तो पहला फेस आता है आपका जनरेशन ऑफ इनकम। उसके बाद जब वो इनकम फर्म के पास आ जाती है तो फर्म क्या करती है, फर्म ने जिन जिन सर्विसेज का यूज़ किया होता है फैक्ट्री प्रोडक्शन करने के लिए, उनको वो पैसा लौटाती है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो एंटरप्राइजेस के पास आ जाता है। वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और वही पैसा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया है वो पैसा क्या करेगी, दोबारा से मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज फर्म ने होलसेलर को दिए हैं उनसे वो परचेज़ करेगी, कंजम्पशन करेगी, फिर दोबारा से वो पैसा क्या होगा, फर्म के पास पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये जो फ्लो ऑफ इनकम है या फ्लो ऑफ मनी है, ये इस तरीके से सर्कुलेट होती रहती है। तो इसी फ्लो ऑफ मनी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं, कुछ भी कह लो। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लो ऑफ मनी कह लो कि मनी का फ्लो हो रहा है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ों को और ऐड करना है, दो बातें मैं और ऐड कर देता हूँ इसके साथ साथ, फिर वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये आपकी 2 सेक्टर इकनॉमी है। इसी के साथ साथ हम आगे चल के जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे, क्लास नंबर 3 और 4, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने ये 2 सेक्टर पढ़े, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो सर्विसेज देता है, और फर्म जो उस सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, इसको बोलते हैं 2 सेक्टर इकनॉमी। हाउस होल्ड 1 सेक्टर, फर्म 2nd सेक्टर। तो ये 2 सेक्टर हो गए। इसी तरीके से इसमें एक गवर्नमेंट का सेक्टर भी आ जाता है कई बार, और इसमें फिर आपका फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है। तो वो हम धीरे धीरे आगे चल के अलग अलग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली अभी फ़िलहाल हमने 2 सेक्टर इकनॉमी के बारे में पढ़ा है। और दूसरा, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक पेन से, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका फैक्टर सर्विसेज और सेकंड पॉइंट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एज पर एग्रीगेट डिमांड। तो जब आपका फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी जाती हैं और फर्म जब गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड को देती हैं, तो ये फिजिकली फॉर्म में जब ये सप्लाई चलती है, जब सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में चलती हैं और गुड्स और सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में सप्लाई होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है जिसमें फिजिकल थिंग्स सप्लाई होती हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्विसेज सप्लाई होती हैं। जैसे लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर कैपिटल ये हो गई, ये फिजिकल फॉर्म में होती हैं, और गुड्स और सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में होती हैं, ये मनी फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब इनकी वजह से इनकम का जनरेशन होता है और वो फैक्टर सर्विसेज के पास पहुंचता है, और वही फैक्टर सर्विसेज क्या करती हैं, उस पैसे का कंजम्पशन करती हैं। तो फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जब फैक्टर पेमेंट फैक्टर प्रोडक्शन के पास पहुंचता है, फैक्टर पेमेंट मतलब जो फर्म ने फैक्टर सर्विसेज यूज़ किए हैं, और उस पैसों का जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है। तो जब फर्म के पास से हाउस होल्ड के पास मनी का फ्लो होगा और हाउस होल्ड से फर्म के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मनी का फ्लो होगा, तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो का मतलब होता है द फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या फिर इसको हम फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ मनी के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.